अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये SDI उम्मीद की करियर गाइडेंस टीम की तरफ से एक सेमिनार है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं SDI टीम उम्मीद का कि SDI टीम उम्मीद सुन्नी दावत इस्लामी की एक करियर गाइडेंस टीम है। जो टीम ये हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हाफिज़ व कारी मौलाना शाकिर अली नूरी साहब किबला के गाइडेंस के अंदर और हमारे मेंटोर रुकन शूरा SDI प्रिंसिपल ऑफ हाशमिया हाई स्कूल बुलबुल बाग़ मदीना कारी रिजवान साहब किबला की ज़ेर निगरां ये टीम SDI उम्मीद काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह टीम उम्मीद ने बहुत से सेमिनार्स किए हैं, बहुत से करियर गाइडेंस के प्रोग्राम्स किए हैं और वी बेसिकली SDI उम्मीद जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ये एक एजुकेशन मतलब SDI जो है वो दीनी फील्ड में काम करने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्ट किया है हमने। और SDI टीम उम्मीद इन्वॉल्व इन वेरियस एजुकेशन एंड सोशल एक्टिविटीज़। अल्हम्दुलिल्लाह SDI टीम उम्मीद इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द स्टूडेंट डीलिंग विद इश्यूज़ रिलेटेड टू देयर स्टडीज़ एंड करियर्स। SDI टीम उम्मीद helps student in a walk of their career, search from how to select the right careers, to informing them about various entrance exams, to helping them on what all government schemes can help them in meeting their financial needs. We also do this perfect blend of, we have a perfect blend of human expertise and technological intervention to achieve that. यहाँ पर कुछ अल्हम्दुलिल्लाह SDI टीम उम्मीद के जो प्रीवियस सेमिनार्स और वगैरह हुए हैं उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि SDI टीम उम्मीद इज़ डूइंग करियर काउंसलिंग, एजुकेशन ऑफ नीडी चिल्ड्रन, मेडिकल कैंप्स, स्कॉलरशिप कैंप्स, कंप्यूटर एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड मैनी मोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस टीम उम्मीद के छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद बिला ताख़ीर और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं हमारे आज के जो स्पीकर हैं और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सेमिनार रखा है, ये हमने सेमिनार रखा है बेसिकली फॉर द SSC स्टूडेंट्स के हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन अ मराठी। अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे बच्चे मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बेसिकली जो मराठी में थोड़े वीक होते हैं, तो उसके लिए हमने ये सेशन ऑर्गेनाइज़ किया है कि कैसे एग्ज़ाम में मराठी को। तो हमारे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे प्रोफेसर नफ़ीस अनवर सर जो अल्हम्दुलिल्लाह पेशे से टीचर हैं, आप BA B.Ed हैं और महाराष्ट्र बोर्ड में मराठी सब्जेक्ट के एग्ज़ामिनर प्लस मॉडरेटर एंड चीफ मॉडरेटर और ऑल्सो आप पेपर सेटर भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप काफ़ी साल से हमारे जोगेश्वरी वेस्ट में एक स्कूल है फ़ारूक उर्दू हाई स्कूल, जहाँ पर आप एज अ टीचर काफ़ी साल से अपनी सर्विस अपना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं बिला ताख़ीर नफ़ीस सर को दावत दूंगा कि वो माइक पर आएँ और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को अपने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइडेंस दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं यहाँ पर आपके सामने हाज़िर हूँ तो मराठी की गाइडेंस लेक्चर के लिए और उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम में हैं, यानी उनकी टेक्स्ट बुक का नाम है अक्षर भारती। ये अक्षर भारती के लिए आपके सामने यहाँ पे हाज़िर हूँ और आज मैं आपको इंशाअल्लाह वो सारी चीज़ें बताना चाहूँगा या बताऊँगा कि आप लोग जो है ये मराठी को जो है बहुत ईजी समझ कर उसका पेपर दे सकेंगे। और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, जैसे कि स्टार्ट से हम लोग लेंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पेपर किस तरह से आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी आपको पता होना चाहिए, और उसमें ईजी आपके लिए कौन सा है, कौन सा पार्ट है वो आपको मालूम हो, तो वो हिसाब से आप लोग उसका स्टडी, अभी भी आपके पास में बहुत सारे दिन बाकी हैं जिसमें आपको स्टडीज़ के अच्छे तरह से कर सकते हो। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही।
क्योंकि जैसा पेपर पैटर्न हमारा मालूम होना हमको बेहद ज़रूरी है। जैसा पेपर पैटर्न आपको मालूम होगा, जैसे ही आपको जो है वो तरीका मालूम रहेगा कि हमको किस तरह से किस पे आपको ज़्यादा ज़ोर देना है या किस पे आपकी जो है कमज़ोरी है, किस पे ज़्यादा स्टडी करना है, तो आप लोग उस पर अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हैं। और जस्ट मैं आप लोग को सिर्फ वो गाइडेंस दूंगा और बाद में बाकी कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इंशाल्लाह आप फ़ोन पे भी रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका आपको जवाब देते रहूँगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि आपके इसमें जो है ना 5 पार्ट है। कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो गद्य का है, दूसरा जो है वो पद्य का है, और तीसरा स्थूल वाचन, और चौथा भाषा अभ्यास, और पांचवा जो है उपयोजित लेखन। तो पहला गद्य का पार्ट जो है वो 18 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 18 मार्क्स का है। पद्य का जो है वो 16 मार्क्स का है, और स्थूल वाचन 6 मार्क्स का है, और भाषा अभ्यास 16 मार्क्स का है। उपयोजित लेखन जो राइटिंग स्किल होता है वो 24 मार्क्स का है। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मतलब यहाँ पर पहला सवाल जो है, पहला क्वेश्चन जो है आप लोग का जो पूछा जाने वाला है वो आपका गद्य पर रहेगा। तो गद्य के अंदर में जो है 2 पार्ट रहेंगे आपका, अ और आ। और अ और आ में दोनों में आपको जो पैसेज दिया जाएगा, देखिए अभी आपके लिए थोड़ा इजी भी है लेकिन थोड़ा सा मराठी समझ में आना चाहिए, इतना ही हमारे लिए है कि इसमें एक पैसेज जो रहेगा वो पैसेज के अंदर में पहला जो 2 मार्क्स का और 2 मार्क्स का आकलन कृति रहेगा, और आकलन कृति 2 मार्क्स का। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन भी यही आकलन कृति रहेगा। उसके बाद में तीसरा जो है स्वमत रहेगा। अब सबसे पहले मैं स्वमत को आपको बता दूं कि स्वमत के अंदर में देखिए सेल्फ रिस्पॉन्स रहता है। हम क्या समझते हैं कि इसके कोई भी आंसर एक पर्टिकुलरली कोई आंसर है, ऐसा कोई आंसर उसका नहीं होता है। ये आंसर मतलब हमको क्या लग रहा है, हमें क्या अच्छा लग रहा है, या हमको उसके दिमाग में, हमारे दिमाग में उसके बारे में क्या बात है, वो आपको यहाँ पे नंबर कटते नहीं। हम क्या समझते हैं कि अरे इसका आंसर क्या देना है। जैसे कि आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी के दे रहे हो, तो उसके अंदर में आपको उसका परफेक्ट आंसर आपको याद करके लिखना है, यानी वही आंसर उसका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्वमत में क्या होता है कि आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से हम उसका आंसर लिख सकते हैं। आपको जो लग रहा है, आपको देखिए यहाँ पे नेगेटिव लिखो या पॉजिटिव लिखो, कोई हर्ज नहीं है, आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक पॉजिटिव ही लिखना है, नेगेटिव लिखना नहीं है। लेकिन वो नेगेटिव लिखा भी आपने तो वो आपके ओपिनियन है, आपकी राय है। क्योंकि यहाँ पे स्वमत का मतलब होता है, सेल्फ रिस्पॉन्स का मतलब ही होता है कि हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको क्या लगता है इस बारे में, और वहाँ पे आपको नंबर मिलते ही मिलते हैं। आप उसको छोड़िएगा नहीं, आप उसको लिखिए, किसी भी कीमत पे उसको लिखिए। वो लिखने के आपको नंबर कम से कम 1-2 मार्क्स तो आपको मिलना ही मिलना है। हाँ, ये बात और है कि सब्जेक्ट को छोड़कर मत लिखिए, जो सब्जेक्ट पूछा गया है। जैसे कि वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन लिखा जाएगा, स्त्री शिक्षणाबद्दल तुमचे स्वमत लिया। अब स्त्री शिक्षणाबद्दल, अब स्त्री शिक्षणाबद्दल आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं कि उसमें क्या, कैसा एजुकेशन लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, या लिया तो कहाँ तक लेना चाहिए, उसका आगे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आप उसके अंदर बहुत कुछ लिख सकते हो। तो उसमें आपके ओपिनियन रहेंगे, कोई परफेक्ट कोई ऐसा आंसर आपके बुक से या कहीं से लेकर आपको लिखना नहीं है। इसके लिए आपके नंबर वहाँ पे कटते नहीं है। तो इस तरह से आपके जो है अ और आ में 7-7 मार्क्स का ये एक पैसेज रहेगा, जो सीन पैसेज रहेगा। कौन सा पैसेज रहेगा? ये सीन पैसेज रहेगा, जो आपके टेक्स्ट बुक से रहेगा। और ये 7-7 मार्क्स के अंदर में 2 मार्क्स आकलन कृति, 2 मार्क्स आकलन कृति, और 3 मार्क्स जो है वो स्वमत के लिए। इस तरह से 7 और 7 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स का, इस तरह से 2 पैसेज आपके लिए रहेंगे। अब आकलन कृति में क्या क्या आता है आप लोगों को वो भी मालूम होना चाहिए। आकलन कृति के अंदर में देखिए, आकृति बंध पूर्ण करा, आकृती पूर्ण करा, वेब जाळ पूर्ण करा, गाळलेले जागा पूर्ण करा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, एका शब्दात उत्तर लिया, विधान पूर्ण करा, कारणे लिया। ये सब ऐसे ही आकलन कृति का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पर आपको बॉक्स जो दिया हुआ है वो बॉक्स को आपको पूरा करना है। हाँ, यहाँ पर एक बात और ख़ास आपको ध्यान में रखना है, बॉक्स को मुकम्मल करते वक्त यहाँ पे जो है वो मुख्तसर में लिखना है, एकदम शॉर्ट में आंसर, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर में 1 लाइन आप लोग आंसर लिखोगे तो 1 लाइन आंसर आपका जो है वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिए, वहाँ पर आपको शॉर्ट में ही लिखना है, वहाँ पर क्या करना है, आपको शॉर्ट में ही लिखना है। तो इस तरह से आपको ये इसकी तैयारी आपको करना है। और जो भी पैसेज है, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ भी रहेगा तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। आप लोग के लिए वो मैं मदद कर दूंगा। आप लोग पैसेज पढ़िए और पैसेज से आप लोग उसको जो है वो हल करने की कोशिश कीजिए। उसी में फर्स्ट क्वेश्चन में ही अ और आ, ये सीन पैसेज है।
7 मार्क्स का। उसके बाद में ई जो रहेगा वो अनसीन पैसेज रहेगा। अनसीन पैसेज में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो है आकलन कृति रहेगा, 2 और 2 4 मार्क्स का। 4th मार्क्स का जो है वो आपको जो है वो आकलन कृति रहेगा। यहाँ पे स्वमत नहीं रहेगा, तो वहाँ पे स्वमत आप लोग को नहीं लिखना है। तो यहाँ पर सिर्फ आकलन कृति अनसीन पैसेज है, कोई डरने की बात नहीं है। अनसीन पैसेज में भी ईजीएस्ट आपके लिए वो पैसेज रहेगा। वो सिर्फ पैसेज अच्छे से आप लोग उसको पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद में उसके अंदर में जो है वो टाइमिंग देखिए। अब की बार इस साल की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ। इस साल आपको हाफ और ज़्यादा दिया जा रहा है टाइमिंग के अंदर में, मतलब 3.5 घंटा आपको दिया जा रहा है, तो आपको आधा घंटा और ज़्यादा मिल रहा है। मतलब अच्छे से आप लोग पेपर इसको लिख सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसकी तैयारी आपको पैसेज से ही करना है। और पैसेज के अंदर में देखिए आप लोग को जो है जो भी आपके पास में लवाजमात, मतलब जो भी आपके पास में पेपर है, मतलब मटेरियल है, उस मटेरियल का बराबर यूज़ कीजिए। और उसके अंदर में ये पैसेज को आप लोग पढ़िए, और पैसेज में से आंसर कैसे आता है वो देखिए। मैं ये एक खास टिप यहाँ पर यही बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर भी आंसर याद करने की कोशिश करते हैं, याद नहीं करो। यहाँ पर क्या करो कि आंसर कैसे कहाँ से बन रहा है ना, कहाँ से बन रहा है, कैसे आप वहाँ से लिया हुआ है। हम डाइजेस्ट वगैरह पढ़ लेते हैं, हम डाइजेस्ट के अंदर में आंसर देख लेते हैं, बस हाँ इसका आंसर ये है। लेकिन ये क्यों आया, कैसे आया, क्वेश्चन क्या है। खास बात वो भी है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने क्या पूछा है। फिर ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम हॉल के बाहर हम लोग निकल गए तो पता चलता है अरे इसका आंसर ये आता था, अरे ये भी मुझे याद था। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वहीं पर देखिए कि आप अभी से आप लोग तैयारी कीजिए कि इसका आंसर ये कैसे बन रहा है, यहाँ पर एक्चुअली लिखना क्या है और यही क्यों लिखना है। एक बार वो दिमाग में बिठा दिया तो आपके दिमाग में मतलब याद हो जाएगा। कौन सा भी पैसे जाने दो, आप इंशाल्लाह उसको बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। और वहाँ पर बॉक्स के अंदर में ही लिखना है, बॉक्स के बाहर न जाइए। ये पहला क्वेश्चन इसी तरह से है। 7 मार्क्स का अ, 7 मार्क्स का आ और 4 मार्क्स का ई, इस तरह से टोटल 18 मार्क्स का ये पहला क्वेश्चन आपका रहेगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम रहेगा लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उस पर आप लोग को जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप लोग पूछिए, इंशाल्लाह मैं उसका आपको मुतमईन बख्श जवाब दूंगा। दूसरा पार्ट यहाँ पर आता है हमारा जो है पद्य विभाग का, यानी पोएम का आता है। अब पोएम के अंदर में आपको क्या क्या करना है, इसमें भी आपके लिए 2 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा जो है दोनों कविता रहेगी, अ में भी और आ में भी, जो सीन कविता रहेगी। पोएम जो है सीन पोएम रहेंगे, ये आपके सामने रहेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, 2 चीज़ देखिए। इसमें आपको मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस रहते हैं। हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते क्योंकि कविता ऐसी रहती है कि कविता हमको समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो कवि की ज़बान रहती है, कवि ने अपने तरीके से लिखी हुई रहती है, इसके लिए समझ में नहीं आती है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, इसमें डरने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है चंद ऐसी बातें जो आप पहले से उसको करके चले जाइए, आपको मार्क्स मिलने वाला है। जैसे कि अ के अंदर में आपको फिर आकलन कृति आएगा, 2 मार्क्स के लिए आकलन कृति, 2 मार्क्स के लिए आकलन कृति, टोटल कितना हुआ, 4 मार्क्स की आकलन कृति है। और ये आकलन कृति के लिए ये कोविड वाला हमारा साल चल रहा है, तो थोड़ा सा ईजीएस्ट पेपर बनाने की कोशिश हुई है इंशाल्लाह। तो उसके अंदर में आपकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर में जितने भी आकलन कृति है ना, उसकी तैयारी करके जाइए। टेक्स्ट बुक में जितने भी आकलन कृति है उसकी तैयारी करते चले जाइए। अब उसके अंदर में एक अगला सवाल जो रहता है 2 मार्क्स का रहता है, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। देखो 2 और 2 4 कितने हुए, 4 मार्क्स हो गए। दूसरा एक क्वेश्चन रहेगा वो आपको रहेगा खालील कवितेतील शब्दाचा शब्द अर्थ लिहा। अब शब्दार्थ लिखना है तो कविता के नीचे ही जो शब्दार्थ आपके दिए हुए, देखो टेक्स्ट बुक के अंदर में कविता के नीचे जो है टेक्स्ट बुक के अंदर में शब्दार्थ दिए हुए, वो शब्दार्थ को आप लोग बाय हार्ट कीजिए, वो शब्दार्थ को बाय हार्ट कीजिए। 4 शब्द दिए जाएंगे आपको, 4 शब्द के 2 मार्क्स आपको रहेंगे। ये 2 मार्क्स के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। मतलब ये देखिए कविता के नीचे दिया हुआ है आकलन कृति, वो सब कर लीजिए, 4 मार्क्स आपके हो गए। उसके बाद में 2 मार्क्स शब्दार्थ हैं, वो भी आपके हो जाएंगे। और उसके बाद में खाली सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि नेक्स्ट चौथा जो क्वेश्चन रहता है उसी में सवाल नंबर 2 में 4th वाला जो पार्ट रहता है उसके अंदर में आपको काव्य सौंदर्य है, क्या दिया हुआ रहता है, काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य से मुराद ये है कि काव्य सौंदर्य हमारे 3 है, एक विचार सौंदर्य है, एक जो है अर्थ सौंदर्य है, एक भाव सौंदर्य है ना। अब वो बोलेंगे सर ये अभी इसको पढ़ाने के लिए इतना वक्त तो मेरे पास अभी भी नहीं है, तो आप लोग को जो है ये सौंदर्य इतना ही समझ लीजिए कि उसका आपको जो है वो डेफिनेशन देना है।
यानी उसके बारे में क्या पूछा है, उस लाइन के बारे में क्या पूछा है, वही आपको लिखना है, ये समझ के चलिए। और उसकी जो है वो ब्यूटीफुलनेस उसमें क्या है, क्या दिया हुआ है, कवि ने क्या दिया हुआ है या कवियत्री ने क्या दिया हुआ है, वो आप लोग लिखिए। यानी यहाँ पर आपको ये लिखना है। इस तरह से आपका टोटल जो है ये 4 मार्क्स का 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 मार्क्स की पहली कविता, एक कविता और में जो पूछी जाएगी, ये 8 मार्क्स है। आप लोग 8 मार्क्स ईजीएस्ट निकाल सकते हो। लेकिन तैयारी आपको क्या करना है, उसी कविता के नीचे जितना भी सब सारी चीज़ें मटेरियल दिया हुआ है उसी को आपको करना है। और कैसे लिखना है, ये तो देखो समानार्थी शब्द है, वो आपको जो कभी आराम से आप लोग कर सकते हो। और जितने भी आकलन कृति दिया हुआ है वो भी आराम से कर सकते हो। तो इस तरह से ये पहला पार्ट यहाँ पर होता है। अब दूसरा पार्ट मतलब आ के अंदर में आप लोग को जो कविता आएगी, अब ये कविता के अंदर में क्या करना है, देखिए ये कविता के अंदर में आपको जो है कवि और कवयित्री इसका एक नाम लिखना होता है, कवि और कवयित्री का। इसके लिए आपको अभी क्या करना होगा आप लोगों को कवि और कवयित्री का नाम याद करना होगा, ये यहाँ पर याद करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में हेडिंग, वो जो जिस कविता का है वो कविता आपको याद करना पड़ेगी, मतलब उसका हेडिंग क्या है वो याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए 1 मार्क्स है। कवितेचा विषय, तो कवितेचा विषय के अंदर में आप लोग देखिए आपके कविता में ऊपर जो है परिचय दिया जाता है, कवयित्री और कवि का परिचय दिया जाता है। उस परिचय के अंदर में सेकंड पैराग्राफ है, उसी में आप लोग देखेंगे उसके अंदर में आपको विषय मिलेगा, विषय मिलेगा मतलब उसके अंदर में किस लिए वो कविता है, वो कविता आपको दिखाई देगी और वो आपको यहाँ पर याद करना है, वो आपको लिखना है। यानी कुछ चीज़ें जो है आप लोग के लिए मास कवर करने के लिए बहुत इजी है, वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में ओळींचा सरल अर्थ लिया, क्या आता है, ओळींचा सरल अर्थ। अब सरल अर्थ के अंदर में ओड़ी जो है आप लोग ने पूरे साल भर पढ़ी हुई है, तो वो सरल अर्थ आपको जैसा समझ में आता है, जैसा लगता है वैसे लिखने की कोशिश कीजिए। अभी भी आप लोग उसको पढ़िए कि इसके अंदर में एक्चुअली दिया क्या है, इसमें दिया क्या है, क्या पूछ रहा है कवि, क्या इसमें पूछना चाहता है, वो आप लोग उसके अंदर में लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोग ये कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट जो है उसके अंदर में क्वेश्चन रहेगा आवडण्याचे व न आवडण्याचे कारण। अब ये कविता आपको क्यों पसंद आई है, नहीं पसंद आई है, वो लिखे। जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको पसंद आई है यही लिखना है, और क्यों पसंद आई है वो लिखना है। आवड़ने से कारण, बहुत सारी रीज़न इसमें आप लोग आवड़ने से कारण जो भी लिखेंगे उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और वो आप लोग को मार्क्स उसमें मिलते हैं, ये भी 2 मार्क्स के लिए। और लास्ट में इस क्वेश्चन में भी जो है 4 शब्दार्थ पूछा जाता है। देखिए पहली कविता में भी वो फ़ायदा हुआ, यहाँ पे ये कविता में भी फ़ायदा हुआ। मतलब अगर शब्दार्थ आप याद कर लेते हैं तो ये 2 मार्क्स और वो 2 मार्क्स, 4 मार्क्स की आपकी तैयारी हो जाती है। कितने मार्क्स की तैयारी हो जाती है, 4 मार्क्स की तैयारी हो जाती है। और ये 4 मार्क्स आप लोग के लिए मतलब कविता के अंदर में यहाँ पे मिलते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि 8 और 8 16 मार्क्स जो हैं वो आप लोग थोड़ी सी तैयारी करें तो ईजीएस्ट आपके लिए हो सकता है। तो आप लोग तैयारी करेंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट इसके लिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो तीसरा क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा आपको स्थूल वाचन पर। किस पर रहेगा, स्थूल वाचन। अब स्थूल वाचन के अंदर में आपको मालूम है कि आपके स्थूल वाचन कौन कौन से कितने हैं, टोटल 4 हैं। 4 में से एक कट कर दिया है, इस साल के लिए एक कट कर दिया। कौन सा कट कर दिया हुआ है, जगणं कैक्टसचं, है ना, जगणं कैक्टसचं, ये कट किया हुआ है। अब 3 ही आपको करना है, और 3 के अंदर में आप लोग को क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी देखिए। पाठाचा आशय लिहा, पाठाचा आशय, उसका आशय क्या है वो आपको लिखना है। जीवनासी सांगड, मतलब ज़िंदगी से, लाइफ से कैसा वो नियर है और कैसे उसको हम लोग को स्टाइल में लाना पड़ता है लाइफ के लिए, वो उसमें लिखना है। और उसका मूल्य लिखने के लिए पूछा जाता है। और इसके बाद में टीपा, ये तो इम्पॉर्टेंट है। टीपा आपके टेक्स्ट बुक में भी जो है स्थूल वाचन में टीपा करके दिया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिए, इंशाल्लाह वही आएगा, वही आपको लिखना है। मतलब इसकी तैयारी भी आप लोग करके जा सकते हैं। या आपके लिए जो है 3 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, उसमें से 2 आपको लिखना है। 3 में से कितना लिखना है, 2 लिखना है। तो ये 2 आप लोग के लिए जो है रहेगा, वो आपको लिखना है, जो आपके लिए आसानी से लिख सकते हैं। कृति पे की 2 आपको लिखना है। ठीक है, स्थूल वाचन का भी हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्याकरण, ग्रामर। देखिए ये ग्रामर की बात मैं आपको करूँ तो ग्रामर के अंदर में जो है ना पूरे के पूरे 16 मार्क्स आपको ले सकते हैं। अभी तक आपकी तैयारी हो गई होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अभी जो मैं चंद बातें बताता हूँ इंशाल्लाह कैसे करना है और क्या क्या आपको जहन में रखना है वो मैं बताते हुए चलता हूँ, है ना।
क्या क्या करना है और क्या क्या, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि अभी ये बात पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि इसमें सर ये क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर रहेगा व्याकरण के अंदर में अ वाला रहेगा पार्ट, अ और आ, दो पार्ट है इसमें। कितने पार्ट है? दो पार्ट है, अ और आ। पहले पार्ट के अंदर में जो है वाक्यांश से प्रकार ओळखा, वाक्यांश से प्रकार ओळखा। वाक्यांश से प्रकार कितने हैं? 4। कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य और आज्ञार्थी वाक्य। ये कितने हैं? 4 है। ये 4 प्रकार है। ये 4 प्रकार को आपको याद करना ही करना है। अब ये 4 प्रकार मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि पहचानने के लिए बोला हुआ है। ओळखा बोला है, ओळखा बोला मतलब पहचान के आपको लिखना है। और आंसर लिखते वक्त जो है वो सेंटेंस लिख के नीचे लिखो, या सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली नंबर डाल के विधानार्थी वाक्य जो है वो लिखो, प्रश्नार्थी वाक्य। अब विधानार्थी क्या होता है? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, माझे घर दवाखान्याजवळ आहे, माझे घर दवाखान्याजवळ आहे, सिंपल सेंटेंस है। तो ये क्या हो गया? विधानार्थी हो गया। अब विधानार्थी हो, अब प्रश्नार्थी वाक्य कैसा रहेगा? तुला लाडू आवडतो का? तुला लाडू आवडतो का? तुझे लाडू पसंद आते क्या? लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या हुआ? प्रश्नार्थी वाक्य है। ये हुआ प्रश्नार्थी वाक्य। और आज्ञार्थी वाक्य जो है, उद्गारार्थी वाक्य, उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा। ये देखकर ही आप लोग पहचान सकते हैं। और उसमें कैसा जाएगा? एकदम अरे रे, वाह किती छान आहे, अरे रे फार वाईट झालं, यानी इस तरह से ये क्वेश्चन रहेगा वहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है? ये उद्गारार्थी वाक्य है। उसके बाद में आज्ञार्थी, आज्ञार्थी मतलब क्या? ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर, चला अभ्यास करा, चला अभ्यास करा, यानी ये ऑर्डर रहेगा। देखिए ऑर्डर मतलब आज्ञार्थी और विधानार्थी में थोड़ी सी तकलीफ जाती है पहचानने में, तो उसको देखो कि कहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है और कहाँ पे सिंपल सेंटेंस, क्योंकि दो ही सिंपल सेंटेंस में हमको तकलीफ आती है कि हमको पहचानने के लिए, इसको ओळखने के लिए बहुत तकलीफ आती है। तो यहाँ पर इतना ही देखो कि ये ऑर्डर है या सिंपल बोला हुआ है। अगर सिंपल बोला हुआ है तो ये विधानार्थी है, और ऑर्डर के तब आज्ञार्थी है। और आज्ञार्थी, ऑर्डर, ये सब लिखते वक्त स्पेलिंग की मिस्टेक मत कीजिएगा। उसके बाद में उसका ही दूसरा पार्ट आपके लिए रहता है वाक जो है वो क्या करना है? वाक्य रूपांतर, वाक्य रूपांतर करना है, वाक्यों का रूपांतर करना है, उसको जो है वो चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए यही हमारे जो है कौन से? प्रश्नार्थी, विधानार्थी, उद्गारार्थी, है ना, ये जो है ये आज्ञार्थी, इसी को चेंज करके आप लोगों को बनाना है। क्या? जैसा उद्गारार्थी दिया हुआ है तो उसको आपको प्रश्नार्थी बनाना है, प्रश्नार्थी दिया है तो उसको बनाने के दिया जाएगा आप लोगों को विधानार्थी बनाने के लिए जाएगा। अब यहाँ पर इसके साथ में लेकिन एक चीज़ और ऐड है यहाँ पर, क्या है वो? नकारार्थी का होकारार्थी में करने का, होकारार्थी का नकारार्थी में करने का। तो यहाँ पर इसको चेंज करना, इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अब नकारार्थी का होकारार्थी करने के लिए क्या करना है? उसको देखिए, आपको अपोजिट वर्ड मालूम होना चाहिए। नकारार्थी का होकारार्थी करने के लिए क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए आप लोग को जो है क्या मालूम होना चाहिए? अपोजिट वर्ड मालूम होना चाहिए। अब अपोजिट वर्ड मतलब जैसे कि सर्वांनी खोटे बोलू नये, सर्वांनी कोणीही खोटे बोलू नये, या खाली खोटे बोलू नये। अब खोटे बोलू नये ये आपके लिए आया, मतलब झूठ बोलना नहीं है। अब ये कैसा है? नकारार्थी है, इसको होकारार्थी में बनाना है। अब होकारार्थी में बनाते वक्त क्या लिखने का है? जहाँ पे खोटे का क्या आएगा? अपोजिट क्या आएगा? खरं। और बोलू नये की जगह बोलावे, खरं बोलावे, सर्वांनी खरं बोलावे, है ना, खरं बोलावे मतलब क्या? किसी ने झूठ बोलने का नहीं है। तो इस तरह से ये जो है आपके सामने होकारार्थी को नकारार्थी और नकारार्थी को होकारार्थी में ये चेंज करने का है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। अपोजिट वर्ड आपको मालूम होना चाहिए, है ना। उंच का ठिंगणा, ऐसे अल्फाज आएगा ना, तो मनुष्य जो है, तो माणूस खूप उंच आहे, मतलब उसको इसमें बनाने के लिए तो ठेंगना नहीं, यानी वो छोटा नहीं है, वो बड़ा है। इस तरह से वही जवाब आपका आंसर आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? वही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? जो ओकारार्थी में उसको नकारार्थी करते वक्त, नकारार्थी का ओकारार्थी करते वक्त उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए, उसके मीनिंग में चेंजेस नहीं आना चाहिए। अपोजिट वर्ड आपको याद करना है। इस तरह से ये 2 मास भी हैं, ये 2 मास आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद आता है वाक प्रचार। अब वाक प्रचार के अंदर में कुछ वाक प्रचार आपके जो है टेक्स्ट बुक में ही है, और इंशाल्लाह उसी में से आने की चांसेस हैं।
कहाँ पर है, शब्दार्थ दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में शब्दार्थ दिया है। उसमें शब्दार्थ में बहुत सारे वाक्य प्रचार है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि बर्बाद होने मतलब वाया जाने। अब इसके अंदर में आप लोग को हो सकता है कि जोड्या लावा, ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप लोग को आएगा दिलेल्या वाक्य प्रचारांचा वाक्यात उपयोग करा, दिलेल्या वाक्य प्रचारांचा वाक्यात उपयोग करा, इस तरह से आएगा। तो दोनों इजी है, लेकिन कब इजी है, जब आपको उसकी जो मीनिंग मालूम होंगी, क्योंकि मीनिंग तो आपको लिखना ही लिखना है। जोड़िया लावा आया तो भी मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, और वाक्यात उपयोग करा है तो भी आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए। ये 1-2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, 2 और 2 4 मार्क्स का टोटल रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स के लिए आपके लिए पूछा जाएगा। देखो, झोंकून देने मतलब क्या है, पूर्णपणे सहभागी होने, झोंकून देने, झोंक देना, अपने आप को उसके अंदर में झोंक देना। फिर बाद में भान ठेवणे मतलब जाणीव ठेवणे। ये कुछ जो है मैं आपके सामने वाक्य प्रचार बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और ये सारी चीज़ें जो है टोटली अपने जो 16 या 18 टोटल टेक्स्ट बुक के अंदर में 18 है। 18 जो है आप लोग उसको याद कर लीजिए, बड़ी बात नहीं है याद करने के लिए। याद मतलब खाली समझना है, याद करना मतलब उसको समझ के लेना है कि भाई क्या है ये। बर्बाद होने, गलका करने। अब गलका करने मतलब गोंगाट करने, शोर करना, गलका करने। अब जो मैं ऐसा बोला हूँ आपको इंशाल्लाह अभी ये तो याद रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी आपके टेक्स्ट बुक में समानार्थी शब्द नीचे दिए हुए, उसमें आप लोग देखकर उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। इस तरह से अ वाला भाग जो है, ये अ वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अ के अंदर में हमने देखा, सबसे पहले क्या देखा, तो वाक्य प्रकार, उसके बाद में वाक्य रूपांतर, और तीसरा क्या देखा, वाक्य प्रचार। यानी वाक सब ये तीनों उसमें वही है, आपको ये करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आ वाला। आ के अंदर में आप लोग को दिया जाएगा, सबसे पहले जो है वो पहला पार्ट रहेगा। पहले पार्ट के अंदर में 5 भाग है, मतलब 5 उसके जो है उपभाग है। उपभाग में अंदर में विरुद्धार्थी, समानार्थी, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, एक अनेक वचन, एक वचन, अनेक वचन, लिंग बदलने। इसमें से कोई भी आपको 4 कृति दी जाएंगी, 4 को 4 मार्क्स रहेंगे। अब विरुद्धार्थी है, वो तो आप ही को सबको करना पड़ेगा विरुद्धार्थी, यहाँ पे अब पढ़ाने का कुछ सवाल ही नहीं पता था। समानार्थी शब्द के अंदर में वही बात आती है, आपके जो टेक्स्ट बुक के अंदर में शब्दार्थ दिए हुए हैं उसमें समानार्थी, देखो शब्दार्थ और समानार्थी में डिफरेंट है, इस बात को ध्यान में रखें। समानार्थी और जो है शब्दार्थ में बहुत फ़र्क है। उसमें शब्दार्थ में जो समानार्थी जैसा रहेगा उसी शब्द को आप लोग ले लीजिए, और उसके बाद में विरुद्धार्थी है, समानार्थी है, और शब्द समूहाबद्दल एक शब्द। ये क्या रहता है, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द? जैसे कि आप लोग को दिया जाएगा, एखाद्या मनुष्याच्या पायात चप्पल नाही, चप्पल विणे चालणे, चप्पल विना चालणे मतलब अनवाणी, उसको क्या बोलेंगे, अनवाणी। फिर आपको वो बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि 5 दिव्यांचा समूह, 5 दियांचा समूह मतलब 5 बत्ती बोलेंगे, या पंचारती बोलेंगे। इस तरह से एक वर्ड उसके लिए यूज़ करना है, दिया जाएगा, सेंटेंस दिया जाएगा, वर्ड दिया जाएगा, उसके जो है एक ही इसमें करना है। मतलब शब्द समूह है, ये समूहाबद्दल एक शब्द आपको लिखना है। वो भी बहुत सारे आप लोग याद कर लीजिए, उसको देख लीजिए। एक वचन, अनेक वचन आपको मालूम है, सिंगुलर प्लूरल तो आपको मालूम ही है। फिर लिंग बदलने, ये लिंग भी जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये भी आप लोग कर लीजिए। ये आपके लिए 4 मार्क्स के लिए इसकी तैयारी कीजिए। उसके बाद में जो है दूसरा क्वेश्चन रहेगा लेखन नियमानुसार लेखन। अब लेखन नियमानुसार लेखन मतलब आप लोग को शब्द दिए जाएंगे, 4 शब्द दिए जाएंगे। 4 शब्द में अचूक शब्द ओळखा, क्या दिया जाएगा, अचूक शब्द ओळखा, या फिर शुद्ध शब्द लिहा। एखादा शब्द दिया जाएगा, शुद्ध शब्द लिहा, और एखादा वाक्य दिया जाएगा, खाली दिलेल्या वाक्याचे नियमानुसार, लेखन नियमानुसार शब्द वाक्य लिहा। और लेखन नियमानुसार शब्द या वाक्य लिहा मतलब उसके अंदर में 2 कहीं ना कहीं मिस्टेक दी होगी आपको। कितने देंगे, 2 उसमें मिस्टेक रहेगी। एक वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य के अंदर में 2 मिस्टेक रहेगी। एक तो विलायंटी में मिस्टेक रहेगी, एक उकार में मिस्टेक रहेगी, श का स किया जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे 2 मिस्टेक उसके अंदर में रहेगी। ये 2 मिस्टेक को आपको ढूंढना है और उसको करेक्ट करके आपको लिखना है।
ये शुद्ध लेखन के अंदर में आएगा। और ये दूसरा क्वेश्चन है आ के अंदर में, ये दूसरा क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए है, आपके लिए ये भी इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। फिर उसके बाद में तीसरा जो है वो विराम चिन्ह, 2 मार्क्स के लिए। विराम चिन्ह कितने अपने 10 हैं। कितने विराम चिन्ह 10 हैं। 10 के 10 आपको याद है। देखो स्पेलिंग के साथ आपको याद होना चाहिए, स्पेलिंग के साथ याद होना चाहिए। कौन कौन सा याद हो जाना चाहिए आप लोग को? पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, स्वल्प विराम, अर्ध विराम, उद्गारवाचक, प्रश्न चिन्ह, हाँ उद्गार चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह, संयोग चिन्ह, अपसरण चिन्ह। संयोग चिन्ह कैसा होता है? सिंपल में एक डैश रहता है, हाँ, और अपसरण चिन्ह थोड़ा लंबा आता है, लॉन्ग होता है ना। और स्वल्प विराम में क्या होता है? कॉमा। फुल स्टॉप के लिए पूर्ण विराम बोलते हैं, है ना। लेकिन ध्यान में रखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, उकार जो है वो अगर गलत लिखोगे पूर्ण विराम के लिए दूसरी जो है उकार आती है, बड़ी उकार आती है पूर्ण विराम, वो लिखें, वरना पता चला आप लोग ने आगे लिखा तो हो सकता है आपको गलत भी देगा, हो सकता है कि वो गलत ही है ना, तो गलत ही मिल सकता है आप लोगों को। इसके लिए इसके स्पेलिंग जो है यानी मराठी में कैसे लिखते हैं उसको ध्यान में रखें। और उसका आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? जोड्या लावा इसका भी आ सकता है, या खालील दिलेल्या चिन्हांची नावं लिहा, तो चिन्ह आपको सिर्फ दिया जाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब उद्गारवाचक दिया हुआ है, उद्गारवाचक को आपको बाजू में लिखना पड़ेगा, उद्गारवाचक। अब उद्गारवाचक कैसे लिखते हैं वो आपको लिखना होगा, लिखते आना चाहिए, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये ग्रामर का पार्ट आपके लिए यहाँ पे टोटल 4 और 4 ये जो है टोटल ग्रामर का जो है वो 8 मार्क्स का आपको 8 और 8 16 मार्क्स का आपके लिए आता है। ये 16 मार्क्स आप लोग के कहीं भी जाना नहीं चाहिए। थोड़ी सी मेहनत है, नहीं ऐसा नहीं, मतलब ये कहते हैं ना कि हमको मराठी नहीं आता है, यहाँ पे मराठी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। थोड़ी सी आपको ध्यान देना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर कहाँ बोलना है। हालांकि बोलना भी आना चाहिए, महाराष्ट्र में रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी बोलना है, आपको समझ के लिखना है। तो मराठी का जो है वो बहुत ईजीएस्ट आप लोग तैयारी करोगे तो आपको ईजीएस्ट पेपर जाने वाला है। ये 16 मार्क्स तो आपको मिलना ही मिलना है। देखिए पहला क्वेश्चन भी हमारा हुआ वो पैसेज है, पैसेज पे भी मार्क्स आपको कैसे मिल सकते हैं मैंने बताया। दूसरा जो है कविता पे आपको क्या क्या याद करना है वो याद करोगे तो उस पर मार्क्स मिलेंगे। तीसरा स्थूल वाचन के अंदर में क्या क्या करना है वो बताया, उसमें मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे तो 100% आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है 16 मार्क्स का, मतलब लगभग आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर कवर हो सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, लास्ट हमारा पार्ट है। ये लास्ट पार्ट कौन सा है हमारा जो है वो है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन मतलब राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल में सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आपके लिए आता है कौन सा? पत्र लेखन या फिर सारांश लेखन, दोनों में से एक करना है, दोनों में से कोई भी एक करना है। अब सारांश लेखन और पत्र लेखन करते वक्त यहाँ पर आप लोग के लिए मैं कहूँगा कि सारांश लेखन को थोड़ा छोड़ दो, पत्र लेखन पे ध्यान दो, क्योंकि सारांश लेखन के अंदर में आप लोग को क्या करना है उसका 1/3 करना है। और 1/3 करने के लिए आपके पास में मजबूत मराठी होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि वैसे सेंटेंस लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, 0 भी दिए जा सकते हैं। इसके लिए आप लोग जो है क्या कीजिए कि लेटर राइटिंग कीजिए। अब लेटर राइटिंग के अंदर में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देते जाता हूँ कि लेटर राइटिंग में आपको करना क्या है। आपको जो है लेटर राइटिंग में 6 में से 6 मार्क्स, 6 में से 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। 6 में से 6 मार्क्स, भले आपको मराठी अच्छी आती हो या आपकी मराठी अच्छी नहीं भी हो तो भी आपको 6 में से 6 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। वो कैसे मैं बताता हूँ कि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लेटर राइटिंग आप लोग को ईमेल में लिखना है। किस में करना है? ईमेल में लिखना है। अब ईमेल में लिखते वक्त ध्यान में रखिए कि सब के सब जो है लेफ़्ट साइड से लिखना है। सब के सब कहाँ से लिखना है? लेफ़्ट साइड से लिखना है। और लेफ़्ट साइड से लिखते वक्त आप लोग ध्यान में रखिए कि एक स्टेप बाय स्टेप है। एक तो आपको पहले 2 चीज़ आपको याद रखना है, एक तो इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर है, बराबर है। इनफॉर्मल के अंदर में आप लोग को जो है वो घर का लिए लेटर लिखना है, ये समझ लीजिए। अनौपचारिक जिसे मराठी में कहते हैं, घरेलू मतलब आई बाबा मित्र मैत्रीन, इनके लिए ये इनफॉर्मल में आएगा। और फॉर्मल के अंदर में आप लोग को कोई भी ऑफिसर्स के लिए या आपके स्कूल के लिए या कोई भी डिपार्टमेंट के लिए इस तरह से आपको लेटर लिखने के लिए आएगा। ये 2 पार्ट है। अब 2 पार्ट के अंदर में जब क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा तो हो सकता है कि उसके अंदर में एक इनफॉर्मल हो एक फॉर्मल हो सकता है दोनों फॉर्मल हो सकता है दोनों इनफॉर्मल हो। तो आपको वो देखना है कि ये कौन सा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में इनफॉर्मल लिखते वक्त आपको विषय
का यूज़ नहीं करना है, विषय यूज़ नहीं करना है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर फॉर्मल के अंदर में विषय लिखना है और ऊपर प्रति लिखना है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते हुए जाना है। देखिए अब आपको दिमाग में रखते चलिए, या बोर्ड पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बोर्ड के अंदर में किस तरह से आपको पहले क्या क्या करना है, किस तरह से लिखना है। यहाँ पर जो है देखिए ये आपकी जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन है आपकी। अब ये मार्जिन के अंदर में देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट में आप लोग दिनांक लिखोगे। दिनांक लिखोगे, दिनांक के अंदर में क्या है आपका जो है डेट डालना है, कौन सी डेट है आपकी, जो पेपर है उसकी डेट डालना है। अब कौन से दिन को पेपर आपका 16 को है, 16 मार्च को है ना, 16/3। स्टेप याद रखो। हाँ अब यहाँ पर आप मार्च लिखो तो भी चलेगा, समझ में आया। ये मैंने 3 लिखा है, यहाँ पे मार्च लिखो तो भी चलेगा। 16 को है आपका पेपर, ये एक लाइन ड्रॉप कर दो। देखो दिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दिखने के बाद में ऐसा लगना चाहिए कि हमारा पेपर अच्छा दिख रहा है, तो एक लाइन यहाँ पर छोड़ दो। उसके बाद में अगर फॉर्मल है तो यहाँ पर आपको प्रति लिखना है, प्रति लिखकर यहाँ पर एड्रेस करना है जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं। बात समझ में है, जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं वहाँ पर उसको प्रति करके लिखना है। देखिए कितना स्टेप ईजी है, ईजी कौन सा है कैसा है वो देख लीजिए। आप लोग को क्या क्या करना है, आप लोग एक ध्यान में रखिए, डेट आप लोग लिख सकते हो, बराबर है ना। और जिसको जो लेटर के अंदर में देखो अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन बोला नहीं, आप लोगों को कोई क्वेश्चन बोला गया नहीं बोला, लेकिन नहीं क्वेश्चन बोला, लेकिन आप लोग जब क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो उसमें आप देखेंगे, जैसे कि मैं 2-4 सब्जेक्ट आपको दूंगा वो उसी की तैयारी कर लेना। जैसे एक मिसाल के तौर पर एग्जाम के तौर पर कि रोपांची वाटप, मोफत रोपांची वाटप। अब मोफत बोला तो फ्री में मिल रही है, रोप मतलब क्या, प्लांट है ना, पौधा मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो उसका जो है वाटअप है। और इसके अंदर में 2 क्वेश्चन आपको दिया है कि आप क्या शाळेला मतलब तुम्हारे स्कूल के लिए मंगाना है, ये मंगाना है। तो यहाँ पर जिसका वो रोप वाटिका है, जिनकी रोप वाटिका है, जिनका वो जो है अदारा है, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रति करके उसको एड्रेस करना है, बराबर है। उसके बाद में एक विषय, देखिए सबके सब में जो है कहाँ लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड पे लिख रहा हूँ, समझ में आया। विषय शॉर्ट में लिखने का, विषय शॉर्ट में लिखना है। जैसे मैंने अभी सब्जेक्ट बोला आप लोग को, तो सब्जेक्ट के अंदर में क्या है, क्या दिया हुआ है, रोप वाटिका मागविण्याबाबत। या फिर उसकी कंप्लेंट करना है कि हमको जो है वो सहूलत में नहीं मिली है, सवलतीत न मिळाल्याबद्दल तुम्ही त्याचे तक्रार लिहा, तो तक्रार पत्र, यहाँ पे रोप वाटिका सवलतीत न मिळाल्याबद्दल तक्रार पत्र, इतना शॉर्ट में ही लिखने का। यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिखना है। देखिए दिखने के लिए दिनांक डैश किया, एक लाइन छोड़ दिया, प्रति कर दिया, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, विषय भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर माननीय महोदय करके शुरू करने का, माननीय महोदय, समझ में, माननीय करके, या सिर्फ महोदय लिखे आप लोग, याद रखने के लिए खाली महोदय लिखे तो भी चलेगा। यहाँ पर महोदय लिखकर भी स्टार्ट कर दो, महोदय, महोदय करके स्टार्ट कर दो, कॉमा डाल दो, यहाँ पे लिखना शुरू कर दो आप लोग। अब लिखने के लिए क्या है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो लिखो, सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो लिखो। सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब तुम्हारे को अगर कंप्लेंट करना है कि हमको सहूलत ना मिळाल्याबद्दल, तो उसमें वो कंप्लेंट करते हुए आप लोग लिखें। या आप लोग को दिया हुआ है कि आप लोग को आपके स्कूल में मंगाना है, देखिए यहाँ पे आपके स्कूल में मंगाना है, रोप मंगाना है, तो आप लिखने का मी या शाळेचा विद्यार्थी आहे, क्या है, मी या शाळेचा विद्यार्थी या विद्यार्थिनी आहे आणि आमच्या शाळेला काही रोपांची आवश्यकता आहे, यानी कुछ रोप की जो है रोप चाहिए, तो उसमें जो है क्या क्या चाहिए, लास्ट में यहाँ पर आपको जो है वो बॉक्स बनाना पड़ेगा। लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में मतलब यहाँ पर बीच में ही एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा रोपांची नावे, रोपांची नाव, जो भी नाम रहेंगे यहाँ पर आपको लिखना है। और यहाँ पे नग लिखने का, नग मतलब कितना चाहिए, है ना, कितना चाहिए वो लिखना है आपको। तो कितना चाहिए यहाँ पर आपको वो लिखना है। यहाँ पर लिख के लास्ट में धन्यवाद, लास्ट में क्या करेंगे, धन्यवाद लिखेंगे। अब धन्यवाद के बाद में फिर यहाँ पर आपला कृपा अभिलाषी, कृपा अभिलाषी, अगर लेटर के अंदर में अपना नाम दिया हुआ है, यानी आपके लिए नाम दिया है, तो वही नाम यहाँ पर कृपा अभिलाषी करके लास्ट में, इसको मैं करता हूँ, बताता हूँ मैं, ये समझ में आया ना स्टेप। यहाँ पर
अब उसके बाद में लास्ट में जो है यहाँ पर अपना कृपा अभिलाषी लिखा, जो नाम दिया है वहां पर नाम लिखना है। जैसा नहीं दिया है तो यहाँ पर अ ब क लिखेंगे, आप लोग अ ब क लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर फिर पत्ता लिखोगे। पत्ता लिखकर यहाँ पर किसका पत्ता आएगा, कहाँ किसका एड्रेस आएगा, हमारा आएगा। किसका आएगा, हमारा एड्रेस आएगा, या हमारा एड्रेस यहाँ पे लिखना है। और ये हमारा एड्रेस अगर वहां पर दिया है, देखो दो चीज को मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर वहां पर क्वेश्चन के अंदर में हमारा एड्रेस दिया है तो वही लिखोगे, वरना हम हमारी तरफ से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे कि लिख लीजिए नफीस निवास, गांधी रोड, है ना, गांधी रोड, अंधेरी, या फिर जोगेश्वरी, इतना आप लोग शॉर्ट में लिखना है। ये एड्रेस आप लोग लिखा, अगर नहीं दिया तो, अगर दिया है तो वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है, और लास्ट में ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस के अंदर में भी अगर अपना नाम दिया है वहाँ पे, जैसे कि रमेश दिया है तो रमेश दिया है तो ईमेल आईडी के अंदर में लिखेंगे रमेश@xyz.com। देखिए यहाँ पर ना मैंने जीमेल लिखा ना याहू लिखा। अगर हमारा नाम दिया है, हमने अ ब क लिखा है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ABC, यहाँ पे क्या करोगे ABC@xyz.com। समझ में आ रही बात आपके, स्टेप समझ में आया। डेट के बाद में प्रति करके एड्रेस लिखना है। ये एड्रेस आपको लेटर में से देगा। अभी प्रैक्टिस आपको जब घर पे करोगे ना आप लोग, तो प्रैक्टिस में यही करने का कि उसके अंदर में एड्रेस जिसको टू कर रहे हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टू, है ना, तो टू वाला कौन सा एड्रेस है वो एड्रेस लिखना है। उसके बाद में नीचे जो है विषय आएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में जो है उसके बाद में जो है महोदय करके स्टार्ट करोगे, लिखोगे, और ये सब कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर तुमचा कृपाभिलाषी, है ना, यहाँ पर आएगा। अगर मुख्याध्यापक के लिए लिख रहे हैं तो तुमचा आज्ञाकारी या तुमचा विद्यार्थी ये लिखोगे, यानी जैसा रहेगा वैसा आपका यहाँ पर ये चेंजेस रहेगा। नाम अगर हमारा है तो नाम लिखोगे, नहीं तो यहाँ पर अब कहीं लिखोगे। फिर पता अगर दिया है तो वो लिखोगे, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखते वक्त किसी का जिक्र न करते हुए, अगर अब का हमारा नाम दिया हुआ है यहाँ पे तो अब ABC आएगा। अगर हमारा वहाँ पे कोई नाम दिया है तो वो नाम लिखकर इस तरह से XYZ, हाँ, xyz.com लिखेंगे। और इस तरह से आप लोग लिखते हैं तो आपको 6 में से 5 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। अब इनफॉर्मल की बात कर लूँ तो इनफॉर्मल के अंदर में आपको क्या करना है, इनफॉर्मल के अंदर में सिंपल बात है, यहाँ पर सिंपल बात है। इनफॉर्मल के अंदर में वही हमारी जो मार्जिन है, मार्जिन के अंदर में ये दिनांक आप लोगों ने लिखा। दिनांक लिखने के बाद में यहाँ पे जो जैसा मैंने बताया था दिनांक लिखो, डेट छोड़ दो। अब यहाँ पर एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दिए तो रॉन्ग नहीं होगा, इस बात को जहन में डाल दूँ, है ना। नहीं तो बोलेगे सर हमारे को तो स्कूल में बताया था यहाँ पर भी एड्रेस लिखना है। नहीं लिखे तो भी नंबर नहीं कटेगा, लिखे तो भी नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे कि अगर आई या बाबा को पत्र लिख रहे तो आई और बाबा के लिए लिखते तो हम लोग क्या करेंगे, तीर्थरूप। क्या लिखोगे, तीर्थरूप। अब तीर्थरूप अगर आई को लिख रहे तो तीर्थरूप आई, जैसे हम लोग प्यारी अम्मी जान बोलते हैं ना, है ना, उस तरह से ये तीर्थरूप आई। इनको सलाम जो है सा न वी, साक्षात नमस्कार विनंती विशेष, साक्षात नमस्कार विनंती विशेष, इस तरह से आपको ये लिखना है। ये स्टार्ट हो गया। अब अगर बाबा के लिए रहेगा तो तीर्थरूप बाबा, है ना। अब मित्र के लिए है या मैत्रीण के लिए है तो प्रिय मित्र। क्या लिखोगे, प्रिय मित्र। और उनको नमस्कार कैसा करोगे, सप्रेम नमस्कार। क्या लिखोगे उनको, सप्रेम नमस्कार। ये इतना फॉर्मूला टाइप आप लोग को याद रखना है। देखिए ये फॉर्मूले कुछ मतलब आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। यहाँ पे देखिए तीर्थरूप, वहाँ पे प्रति बताया था, उसको ध्यान में रखो। यहाँ पे तीर्थरूप किस तरह से लिखा उसको देखो, सा न वी कौन सा है वो भी देख लो, सा न वी इस तरह स्टार्ट किया। अब यहाँ पे फर्स्ट जो है ना, यहाँ पे 3 पैसेज बनाइए। सर बोलेंगे मराठी में 3 पैसेज बहुत तकलीफ है, 1 पैसेज की हमारी तकलीफ है तो 3 पैसेज कुछ नहीं। पहला पैसेज आप लोग रट्टा मार के जाइए, ये याद करके चले जाइए। उसके अंदर में क्या लिखने का, मी इथे सुखरूप आहे, मी इथे सुखरूप आहे, तुम्ही ही सुखरूप असतील अशी देवाजवळ प्रार्थना करतो। लड़कियां लिखेंगे करते। ये 2 लाइन आपको लिखना ही है। किसमें, कौन से लेटर में, इनफॉर्मल में। ये इनफॉर्मल में पहला आप लोग ये 2 लाइन आप लोग याद ही करके चले जाओ।
मी इथे सुखरूप आहे, तुम्हीही सुखरूप असतील अशी देवाजवळ प्रार्थना करतो और करते। इस तरह से पहले पैसेज में। और दूसरे पैसेज के अंदर में पत्र लिखण्याचे कारण की, अब पत्र ने यहाँ पर हमारा ईमेल पाठवण्याचे कारण की, ईमेल पाठविण्याचे कारण की, इस तरह से स्टार्ट करने का, ये सेकंड पैसेज में कि ईमेल पाठवण्याचे कारण की। अब जो भी रीज़न है आप लोगों को लिखा है सहलीत जाण्यासाठी परवानगी मागा, या फिर आपको लिहा क्या है आपल्या तुमच्या मित्राने चांगले क्रमांक काढल्याबद्दल किंवा प्रथम पारितोषिक पटकावल्याबद्दल त्याचे माहिती तुमच्या आईला कळवा, मतलब उसकी मालूमात अपने माँ को बताइए। तो यहाँ पर आप लोग स्टार्ट करने का ईमेल पाठवण्याचे कारण की, यहाँ पर भी ऐसा ही है, माझा मित्र या आमच्या शाळेचा विद्यार्थी, जो भी नाम दिया जाएगा वो विद्यार्थी ने वक्तृत्व स्पर्धा मतलब एज्युकेशन कॉम्पिटिशन या चित्रकला परीक्षेत प्रथम आल्याबद्दल आमच्या शाळेचा फार मान वाढला है। आणि इस तरह से आप लोग उसको जो है लिखते हुए ये सेकेंड पैराग्राफ कंप्लीट करोगे। थर्ड पैराग्राफ में जैसा मैंने आपको बताया था, थर्ड पैराग्राफ भी लिखे तो घरात माझ्यातर्फे, देखो एकदम सिंपल में ये भी याद करके जाइए, घरात माझ्यातर्फे सर्वांना नमस्कार। आणि चिंकीला प्रेम है ना, आणि चिंकीला प्रेम, बस ये 2 लाइन आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना है। अब ये भी याद कर सकते हैं आप लोग, ये भी जो के तू लिख सकते हैं, इनफॉर्मल के अंदर में लिख सकते हैं कि नहीं। और लास्ट में फिर वही हमारा स्टेप आएगा। अब हमारे आई के लिए लिख रहे तो तुझा या तुमचा लाडला लाड़का, जो भी आपको लिखना है, मुलगा लिखो, लाड़का अब अगर नाम दिया है तो क्या आएगा, नाम आएगा, अगर नाम नहीं दिया तो अब। फिर वही पत्ता लिखकर फिर ईमेल एड्रेस सेम एट सेम टू सेम। अब बताइए इसके अंदर में आपको क्या प्रॉब्लम है। लेटर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। खाली स्टेप याद रखो, डेट इनफॉर्मल के अंदर में डेट के बाद में जिसको एड्रेस करना है, तीर्थरूप आई या फिर प्रिय मित्र जो भी है, इस तरह से लिख के पहला पैसेज आप लोग को याद करके जाना है। और दूसरा पैसेज के अंदर में पत्र ईमेल पाठवण्याचे कारण की ये लिखते हुए, और तीसरे पैसेज के अंदर में इस तरह से घर में हमारी तरफ से सलाम दुआ इस तरह से, और लास्ट में तुमचा लाडला लाड़का जो भी है आप लोग लिखते हुए कंप्लीट करो, नीचे पत्ता लिखकर एडिट खत्म। और फॉर्मल के अंदर में प्रति लिखना जरूरी है, मस्ट कंपलसरी, ध्यान में रखें, प्रति करके एड्रेस लिखना जरूरी है, और इसके बाद में विषय मतलब सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। और बाद में एट इसमें सलाम दुआ नहीं आएगी, इसमें डायरेक्ट हमारे सब्जेक्ट पर आएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब सब्जेक्ट कौन कौन से आ सकते हैं वो बता दूं। जैसे मैंने अभी इनफॉर्मल के अंदर में 2 बताया आप लोग को, शहर मतलब पिकनिक पे जाने के लिए आप लोग को जो है वो परमिशन लेना है, परमिशन लेने के लिए पिकनिक में जाने के लिए। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आपके स्कूल के कोई कैंडिडेट मतलब कोई स्टुडंट को चित्रकला परीक्षेत या वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये प्रथम पारितोषिक मिळाल्याबद्दल त्याचे अभिनंदन करणारे पत्र लिया, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, वो आएगा। अब फॉर्मल के अंदर में क्या क्या आएगा, खेळाचे साहित्य मागविण्याबाबत है ना, स्पोर्ट्स के जो है वो किट्स मंगाने के लिए आएगा आपके लिए। और दूसरा आ सकता है आप लोग के लिए कि बुक्स मंगाने के लिए, आपकी लाइब्रेरी में बुक्स मंगाने के लिए पुस्तकें मागविण्याबाबत। और एक मैंने अभी आपको बताया रोप मांगण्याबाबत, ये जो भी मंगाना है ये आपके लिए मंगाया जाएगा। या कंप्लेंट करने के लिए आएगा तो कंप्लेंट करने के लिए भी यहाँ पर आप लोगों की कंप्लेंट आएगी। जैसा मैंने आपको लोग बताया कि आपको जो रोप मतलब सहूलत में नहीं मिली है, पुस्तकें सहूलत में नहीं मिली हुई है, सवलतीबद्दल न मिळाल्याबाबत तक्रार पत्र, ये तक्रार करना है तो वही हिसाब से आपको लिखना है। और मैं समझता हूँ ये आप लोग को 6 मास बहुत इजी आप लोग कवर कर सकते हो। और इसके साथ साथ में मैंने आपको बताया था क्या, तो सारांश लेखन, ये सारांश लेखन के लिए खाली मैं बताते हुए चलता आप लोगों को कि उसको जो है 1/3 में करना है, मतलब उसको पूरा कन्वर्ट करके आपको लिखना है। सेम टू सेम सेंटेंस करके छोटा करके लिखोगे तो नंबर मिलने वाला नहीं है, सीधा 0 मार्क्स मिलेगी। इसके लिए लेटर की तरफ ही आप लोग तवज्जो दे तो बेहतर है। ठीक है,
अब उसके आगे जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए आ के अंदर में आप लोग को जो है वो 3 पार्ट है। एक है जाहिरात लेखन, दूसरा है बातमी लेखन, तीसरा है कथा लेखन। अब ये 3 जो है में से आप लोग को कोई भी 2 आपको सॉल्व करना है, 2 सॉल्व करना है। अब जाहिरात लेखन के अंदर में क्या रहेगा वो भी मैं बताते चलता हूँ कि जाहिरात में आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे और उसकी तैयारी क्या करना है ना। मैं यहाँ पर आपके साथ मतलब पढ़ाने के लिए तो आया नहीं यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है, अभी बचे हुए दिनों में आपको क्या क्या करना है। तो जाहिरात लेखन के अंदर में आप लोग क्या करोगे कि जाहिरात लिखना है, तो जाहिरात के अंदर में क्वेश्चन कैसा आएगा, एक आपको एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी। क्या दी जाएगी? एक एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी, और एडवर्टाइजमेंट के अंदर में आपको उस पर क्वेश्चन कृति पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? कृति पूछी जाएगी। ये तो इजी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन उसी पर रहेगा जाहिरात के अंदर में जो है वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर में कि आप लोग को एक एडवर्टाइज दी हुई है और उसके ऊपर आपको लिखा जाएगा कि अधिक उत्कृष्टपणे आकर्षितपणे ह्या जाहिराती तैयार करा, मतलब और उसको एट्रैक्टिव बनाना है। तो एट्रैक्टिव बनाना मतलब आपको डिजाइन चेंज करना, ऐसे कुछ नहीं है। उसके अंदर में थोड़ा सा आप लोग और अच्छे वर्ड यूज करना है, और वहाँ पर कोई चीज़ छोड़ देते हो लोग जानबूझकर, तो उसको ऐड करना है। जैसे टाइमिंग है, डेट है, फिर कहाँ पे मिलने वाला है, या एक्स्ट्रा जो है उसके ऊपर में क्या उसको मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा जैसे फ्री कुछ दे रहे हैं, तो इस तरह से उसको ऐड करना है। और अगर उसके नीचे कृति दी हुई है तो कृति जो है बहुत आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं उसके अंदर में यूज, मतलब उसको देखना है, बस एडवर्टाइज देखना है और एडवर्टाइज को जो है नीचे से आप लोग को उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आइए दूसरा जो है बातमी लेखन। बातमी लेखन के अंदर में क्या दिया हुआ है, बातमी आपको तैयार करने के लिए पूछी जाएगी। बातमी तैयार करने के लिए पूछी जाएगी। अब बातमी के लिए हो सकता है कि आपको जो है कुछ ये दिया जाएगा, उसके अंदर में दिनांक दिया जाएगा, उसके सब्जेक्ट तो पहले आपको दिया जाएगा। बातमी तैयार करने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट दिया जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद में नीचे हो सकता है आप लोग को देखें खाली एक सिंपल भी दिया जा सकता है कि तुमच्या शाळेमध्ये वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित केल्याबद्दल बातमी तयार करा, या तुमच्या शाळेमध्ये गांधी जयंती साजरी केली याबद्दल बातमी तैयार करा। तो ये बातमी तैयार करना मतलब न्यूज़ लिखना है आप लोगों को। अब न्यूज़ लिखने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको, हम लोग लिखते हैं ना कि आमच्या प्रतिनिधीकडून, है ना, आवर रिपोर्टर, मतलब हमारी रिपोर्ट के जरिए, तो वहाँ पे लिखना अपना आमच्या प्रतिनिधीकडून। आमच्या प्रतिनिधीकडून मतलब हमारे जो है वो रिपोर्टर ने दिया हुआ है। और राइट साइड पर जो है, राइट साइड पे क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। कौन सी डेट लिखोगे? आज की। देखो ये दो बात को ध्यान में रखें, ये 2 बात को ध्यान में रखते हुए लिखिए आप लोग यहाँ पर कि डेट और ये, और बॉक्स बनाना है। क्या करना है? बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाकर उसके अंदर में ये चीज आपको जरूर लिखना है। देखिए इस तरह से बोर्ड बनाना है, ये बना दिया आप लोगों ने इस तरह से, और यहाँ पर आप लोग को आमच्या प्रतिनिधीकडून क्या लिखोगे, आमच्या प्रतिनिधीकडून या आमच्या वार्ताहराकडून, ये लिखना है। यहाँ पे दिनांक डालना है। दिनांक कौन से डालेंगे? आज की, मतलब हमारा पेपर जो है 16 मार्च को है, तो 16 मार्च को लिखेंगे, 16 मार्च 2022। ठीक है। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, जो भी हेडिंग दिया हुआ है मेन हेडिंग डालोगे। क्या डालोगे? हेडिंग डालोगे। ये हेडिंग डालने के बाद में यहाँ पर आप लोग जहाँ पर जिस एरिया का है, जैसे मुंबई है, औरंगाबाद है, पूना है, जलगांव है, सब हम लोग मुंबई समझते हैं, तो यहाँ पे मुंबई लिख लिया आप लोग। मुंबई के बाद में यहाँ पर एक डेट डालना है, वो प्रीवियस डेट डालना पड़ेगी। प्रीवियस डेट डालना पड़ेगी। यहाँ पर 15 लिखना पड़ेगा, 15 मार्च। 15 मार्च क्यों 15 मार्च लिखना पड़ेगा? क्योंकि कल की बात में है, कल की न्यूज़ है, इसके लिए 15 मार्च आपको लिखना होगा। और 15 मार्च लिखकर फिर जैसे मैं आपको बता ना कि आपके सामने जो है सिर्फ सिंपल में अगर दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको उसके अंदर में डेट अपने तरफ से लिखना है, जो डाल दिया हम लोग ने। टाइमिंग अपने हिसाब से डालना है। फिर प्रमुख पाहुणे कौन है वो लिखना है, प्रमुख पाहुणे कौन थे वो लिखना है, किसके जरिए स्टार्ट हुआ है ना, वो लिखना है। यानी डिटेल, जैसे कि मैं आज ये कार्यक्रम में, अब ये प्रोग्राम मैं करके चला जाऊंगा, आपको बोला कि इसकी रिपोर्ट तैयार करो, तो आपको लिखना होगा कि आज आमच्या सेंटरमध्ये असं यावेळी म्हणजे टायमिंग डालेंगे की या टायमिंगवर नफीस सरांना या कार्यक्रमासाठी उपस्थित रहण्यासाठी सांगितले होते, ते हजर झाले होते, आणि किसके जरिए उद्घाटन हुआ वो लिखेंगे। फिर कितने बजे तक क्या क्या लेक्चर हुआ वो लिखेंगे। फिर लास्ट में समारोह मतलब ख़त्म कैसे हुआ वो लिखोगे। इस तरह से वो पूरी बात में तैयार करना है।
उसके बाद में तीसरा पॉइंट है हमारा कथा लेखन। अब कथा लेखन के अंदर में कैसा है, एक अधूरी कथा भी दी जाएगी, उसको पूरी करना है। अब ये प्रॉब्लम क्या आता है, हमको कथा ही नहीं मालूम रहती तो हम लोग पूरी क्या करेंगे। इसमें तो फेंकम फाक नहीं कर सकते हम लोग, यानी कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। और यहाँ पर ये भी दिया जाएगा, स्टार्ट करके पूरी करने दी जाएगी, या नीचे अधूरी दी जाएगी, उसको ऊपर से पूरी करना है आप लोग को। या फिर आप लोग को टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक पे से कथा लेखन करना है। बहुत सारी कथाएँ हैं, आप कौन सी आएगी क्या आएगी, लास्ट ईयर की भी देख लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में क्या है वो भी देख लीजिए, आपको इंशाल्लाह उसमें से रहेगी। लेकिन ये दो पे ज़्यादा आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए, किस पे, जाहिरात लेखन और बातमी लेखन। ये दो पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, दो की तैयारी करोगे तो आप लोग इस दो के अंदर में मास आप लोग कवर कर सकते हो। समझ में आ रही बात? इस तरह से आप लोग ये कवर करते हुए चलिए, और आप लोग इसके इसमें से कोई भी दो आपको लिखना है, ये दो आप लोग लिखते हुए चलिए। लास्ट हमारा लास्ट का जो है वो है निबंध लेखन। ई में ये निबंध लेखन है। अब निबंध लेखन के अंदर में क्या पूछा जाता है आप लोग को, यहाँ पर जो है प्रसंग लेखन है, प्रसंग लेखन, और उसके बाद में आत्मकथन, और तीसरा जो है वैचारिक। आप लोग को जो है प्रसंग लेखन के अंदर में प्रसंग बताना है हमको कि इस तरह से ये जो है घटना घड़ी है, यहाँ पर हम हमारे साथ, मतलब मैं था, मैंने देखा, मैं ये, मतलब खुद आप लोग है प्रसंग कर सकते हैं। आत्मकथन मतलब आपको खुद वो बनना है, आपको क्या करना है, वो खुद बन जाना है। मतलब जैसे कि एक मिसाल के एग्जाम्पल के तौर पे शेतकरीची आत्मरत्न, तो शेतकरी, हम खुद शेतकरी बन जाएंगे। शेतकरी बनकर क्या करेंगे, हम लोग खुद अपनी आत्मकथन बयान करेंगे। उसके बाद में वैचारिक, विचार करने वाली, सोच वाली मतलब जैसे पाण्याचे महत्व, एक सब्जेक्ट है पाण्याचे महत्व, तो पाण्याचे महत्व पर आप लोग विचार करेंगे, मतलब इसका इम्पोर्टेंटनेस क्या है वो आपको लिखना है। और उसके अंदर में इम्पोर्टेंटनेस मतलब लिखना पड़ेगा कि एक एक बूंद हमारे लिए क्या कितना मायने रखती है। बारिश नाही हवी तो पाऊस आला नाही तर कसं होईल, जर पाऊस पडला नाही तर कसं होईल, त्यावेळी आपल्याला कसं त्याचे जपायचे है वगैरह वगैरह, ये इसके अंदर में लिखना है। 3 जो है वो टॉपिक पर आपको क्वेश्चन रहेंगे, एक प्रसंग लेखन, दूसरा आत्मकथन, और तीसरा वैचारिक लेखन। तो तीनों में से कोई भी एक आपको करना है, और इसके लिए मास रहेगा, कितना रहेगा मास आपको, जो है निबंध लेखन 8 मास रहेगा। तो ये आपको मास देखते हुए लिखना है, किस तरह से आपको करना है ये देखिए। और कुछ टॉपिक इस तरह से है कि झाड़ बोलू लागले तर, ये भी आत्मकथन हो गया, झाड़ बोलू लागले तर। वार्षिक पारितोषिक वितरण, वार्षिक पारितोषिक वितरण यानी एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर रहेगा। फिर सूर्य उगवला नाही तर, सूर्य उगवला नाही तर, सुंदर संध्याकाळ, शेतकऱ्याचे आत्मवृत्त, फुलाचे आत्मवृत्त। फिर क्रीडांगण बोलतोय, मी क्रीडांगण बोलतोय, क्रीडांगण मतलब प्लेग्राउंड बोल रहा हूँ, प्लेग्राउंड बोल रहा हूँ। तो ये इस तरह से रहेगा। अब सब में आप लोग को एक खास कॉमन बात बताते हुए चलता, सर आप बोलेंगे सर कितना बड़ा लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, यानी कितना तक लिखना है। ये ज़रूरी नहीं कि 4 पेज लिखो, 5 पेज लिखो, 3 पेज लिखो, लेकिन इतना उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि आप लोग ने उसको कंप्लीट किया हो। अगर आपके दिमाग जितना चल रहा है, आप लोग को जितनी आपके इसमें जो ताकत है उतना आप लोग लिखिए, लेकिन वो कंप्लीट होना चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर डालना भूलिएगा नहीं, एक चीज़। दूसरी चीज़ हेडिंग डालना भूलिएगा नहीं, क्योंकि 3 टॉपिक है, 3 में से कौन सा लिख रहे पता नहीं ना, इसके लिए हेडिंग डालना भूलिएगा नहीं। 2 और तीसरा कंप्लीट करना भूलिएगा नहीं। कंप्लीट का मतलब होता है कि आप लोग का वो ऐसे जो है वो निबंध जो है कंप्लीट, लास्ट में सब पढ़ने के बाद में ऐसा लगना चाहिए कि आपको इसके आगे कुछ बोलना नहीं है, ऐसा लगना चाहिए कि अभी इसको आगे कुछ बोलना नहीं। फिर आपका एक ही पेज होगा तो भी चलेगा, एक ही पेज होगा तो भी चलेगा, लेकिन कंप्लीट। वरना आप लोग ने जो 2 पेज भी लिखा और ऐसा लगा कि आपने उसको जो है इनकम्प्लीट रखा हुआ है, लास्ट पढ़ते पढ़ते एग्जामिनर को ऐसा लगा कि वो आपने इनकम्प्लीट रखा है, तो आपको जो है इनकम्प्लीट के हिसाब से वो हाफ में से ही मार्क्स देगा वो। भले 2 पेज लिखे आपने, मार्क्स कितना देगा वो, कम ही देगा, मतलब और उसमें से कम देगा। तो इसके लिए कंप्लीट करने की आप लोग कोशिश कीजिए, कंप्लीट कीजिए उसको, जिस तरह से भी हो उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये 5 हमारे जो पार्ट थे, ये 5 पार्ट को मैंने आपके सामने कंप्लीट किया है। फिर एक बार रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट जो है वो सीन पैसेज, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में सीन पैसेज 2 रहेंगे और एक अनसीन पैसेज रहेगा। तैयारी कैसी करना है ये आपको मालूम है, बताया मैंने। दूसरा जो है वो पोएम पर रहेगा
वो पोएम के अंदर में आप लोग को क्या क्या मैंने बोला है कि उसके जो है पोएम के नाम और उसकी जो है कवि कवियत्री का नाम, कि उसका विषय सब्जेक्ट क्या है वो, और ये कौन से इसमें है वो, ये और शब्दार्थ है ये सब याद करोगे तो आपका यह हो जाएगा। फिर उसके बाद में लास्ट में मैंने वो तीसरा जो है क्वेश्चन बताया था स्थूलवाचन पे क्या तैयारी करना है, और चौथे में जो है आपको व्याकरण मतलब ग्रामर के अंदर में क्या क्या तैयारी करना है। परफेक्ट प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। और फिर बाद में लास्ट में हमारा जो है ये उपयोजित लेखन राइटिंग स्किल के अंदर में जो है लेटर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, खाली ऐसे देख के मत रखो, प्रैक्टिस करो, लिख कर प्रैक्टिस करो। इस तरह से आपका ये कंप्लीट आप लोग करना है। मजमू ये ऐसे भी कंप्लीट इसी तरह से करना है कि लिख के निकालो, आप लोग खाली पढ़ो मत कि हमको कितना हम लोग लिख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करो।